दोस्तों ये सच है कि किसी के लापता होने से ज्यादा रहस्यमय या डरावना कुछ भी नहीं होता, लेकिन भैया इससे भी ज्यादा अजीब वे तरीके हैं जिनमें सालों से लापता कुछ लोग अचानक से फिर से प्रकट हो गए। ऊंची चट्टान के बीचों बीच मिलने से लेकर शौचालय के अंदर से निकलने तक। तो जनाब अपनी जासूसी टोपी पहन लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम उन इम्पॉसिबल जगहों की जांच करने वाले हैं जहां से कुछ गुमशुदा लोग खोजे और निकाले भी गए। स्टीवन कुबैकी 5 मई 1979 को 23 साल के स्टीवन कुबैकी ने खुद को मैसाचुसेट के पिट्सफील्ड में घास के ढेर में पड़ा हुआ पाया। उसने मैराथन पार्टिसिपेंट की टी शर्ट पहन रखी थी और उसके बगल में देश भर के शहरों के नक्शे और हिच हाइकिंग साइन से भरा एक बैकपैक भी मौजूद था। उस समय स्टीवन को इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। उसका नाम 1 साल से भी ज्यादा वक्त से लापता इंसानों के लिस्ट में शामिल था। स्टीवन को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो पिट्सफील्ड में पहुंचा तो पहुंचा कैसे। इनफैक्ट उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो पिछले 14 महीनों से वहां पर क्या कर रहा था। तो जनाब स्टीवन जैसे तैसे करके पास में अपनी मौसी के घर पहुंचा और वहां उसे पता चला कि उसके सभी दोस्तों परिवार ने यह मान लिया था कि उसे फिर से वो कभी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने बताया कि वो 20 फरवरी 1978 को पिट्सफील्ड से 700 मील से ज्यादा दूरी वाली मिशिगन झील के आसपास एक सोलो स्की ट्रिप के दौरान लापता हो गए थे और खोजकर्ताओं को जो मिला वो थे उसके बर्फ में पाए गए पैरों के 200 गज के इकलौते निशान, जो झील के ठीक किनारे पर जाकर खत्म हो गए, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वो झील में गए और फिर वहां से कभी वापस नहीं लौटे। कई लोगों ने स्टीवन के लापता होने का कारण उस अशुभ मिशिगन ट्रायंगल में उसकी मौजूदगी को बताया। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां नावों और हवाई जहाजों के रातों रात गायब होने के कई अजीब मामले सामने आते रहे। भाई लौटने के कुछ ही समय के बाद स्टीवन ने प्रेस को बताया कि वो वापस उसी जगह जाकर मामले के तह तक पहुंचकर ये जानने की कोशिश करेगा कि वहां उसके साथ असल में हुआ क्या था। हालांकि अजीब बात यह है कि स्टीवन ने आज तक अपनी गुमशुदगी की फाइंडिंग्स के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने से एकदम मना कर दिया। क्या उसे वहां अपने कदम के निशान मिले थे, और अगर हाँ तो वहां उसे ऐसा क्या मिला था? उसने अपने मुंह पर ताला लगाने का फैसला क्यों किया मेरे भाई? स्वीपिंग सस्पेक्ट्स। दोस्तों चाबियों का बेवजह गुम होने का अपना एक अलग ही स्टाइल होता है भाई, लेकिन जनाब हमारा अगला वैनिशिंग एक्ट सिर्फ चाबियों के गुच्छे से नहीं बल्कि उसके मालिक से भी जुड़ा हुआ है। टक्सन एरिजोना में फायर फाइटर्स ने उस वक्त फटाक से एक्शन लेने का फैसला किया जब अक्टूबर 2016 में एक उपनगरीय पड़ोस में एक घर से कुछ अजीब और रहस्यमय रोने की आवाजें उनसे रिपोर्ट की गई। वहां जांच करने के बाद फायर डिपार्टमेंट के सदस्य ये देखकर दंग रह गए कि वो चीख उस घर की चिमनी के अंदर से आ रही थी। भाई तो बिना देरी किए 3 फायर फाइटर्स उस चीख पुकार के सोर्स को बाहर निकालने में लग गए, जो कोई और नहीं बल्कि उसके घर का मालिक ही था। वो सिर से पांव तक काले की मोटी परत से ढका हुआ था, जिससे उसके बाल, चेहरा, कपड़े पूरी तरह से काले होकर पहचान बनी आ रहे थे। बाद में पता चला कि इस दुबले पतले सेंटा ने उस वक्त चिमनी से अपने घर में एंटर होने का फैसला किया था जब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी चाबियां कहीं भूल गया, जिसका बुरा अंजाम फिर उसको ऐसे भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों दीवार से घुसने वाले सभी इंसानों के इरादे इतने अच्छे नहीं होते। 8 जनवरी 2022 की सुबह सुबह सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड में एक परिवार जो कि उसकी नींद उस वक्त टूटी जब उनके घर के अंदर से एक रहस्यमय तेज सरसराहट की आवाज आने लगी। डर के मारे उन्होंने पुलिस को फोन किया। जब अधिकारी लगभग 3:30 बजे उनके घर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और वो चले गए। उसके अगले 1 घंटे तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर अचानक सुबह 4:30 बजे घर की दीवारों से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। वहां कोई जिंदा चीज थी, और जब पुलिस लौटी तो उन्हें समझ आई कि वो आवाजें चिमनी के ऊपर की दीवार से आ रही थी। चिमनी में झांक कर जांच करता ये देखकर हैरान रह गया कि वहां असल में एक जिंदा इंसान फंसा हुआ था। फिर उसे बाहर निकालने में 24 फायर फाइटर्स को लगभग 2 घंटे ज्यादा टाइम लगा ताकि उस छिपे हुए घुसपैठियों को बिना नुकसान पहुंचाए उन ईंटों को सावधानी से हटाया जा सके, जो चोरी करने के इरादे से घर में चिमनी से एंटर करते वक्त बुरी तरह से फंस गया था। उसके हाथ पैसा तो नहीं आया, पर हाँ पुलिस की हथकड़ियां जरूर आई। अब पीसो चक्की बेवकूफ। फाइंडिंग फ्रिज। दोस्तों 2 फरवरी 1965 को 21 वर्षीय सुजैन पे का एक खेल सम्मेलन में तीरंदाजी बूथ के सामने खड़ी हुई थी और सामने का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सामने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए एक आदमी खड़ा था जो बिल्कुल उसके अंकल लैरी बेडर जैसे ही दिखता था बॉस, लेकिन ये बिल्कुल असंभव था क्योंकि उसके चाचा को मरे हुए तो 7 साल हो गए थे बॉस। इस अजीबोगरीब गाथा की शुरुआत 15 मई 1957 को हुई थी, जबकि 30 वर्षीय ओहियो निवासी लैरी बेडर ने 14 फीट की मोटर बोट किराए पर ली और उसे अपने एकरोन ओहायो के घर से लगभग 70 मील की दूरी पर झील की यात्रा पर निकल पड़े। अगली सुबह नो लेक में पार्किंस बीच के तट पर वो पाई गई। ऐसा कोई साइन नहीं था जिससे लगे कि नाव को कोई हानि पहुंची थी। लाइफ जैकेट अभी भी जहाज पर मौजूद थी। गैस कैन खाली करना पड़ा, लेकिन लैरी का कहीं अता पता नहीं था। लैरी ने कथित तौर पर तूफान की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और कोस्ट गार्ड्स को यह दावा किया कि लाइफ जैकेट की सहायता के बिना किसी के लिए उन हिंसक धाराओं से बचना संभव होगा, इसलिए मामला अच्छा खासा नहीं लग रहा था। 2 महीने की खोज के बाद जांचकर्ताओं ने उम्मीद छोड़ दी और 1960 में लैरी बेडर को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया। अब फास्ट फॉरवर्ड करके 1965 के खेल सम्मेलन में वापस आते हैं, जहां सुजैन का सामना उस व्यक्ति से हुआ जिसे वो अपना चाचा मानती थी। लैरी की तरह ही ये वाला बंदा भी एकदम धांसू तीरंदाज था, लेकिन उसने किसी भी कनेक्शन से सख्ती से इनकार करते हुए दावा किया कि उसने कभी किसी लैरी बेडर के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि उनका नाम जॉन फ्रिट्ज जॉनसन था, जो ओमाहा नेब्रास्का में KETV नेटवर्क के लिए एक टेलीविजन ब्रॉडकास्टर था जो एकरोन के कुकवेयर सेल्समैन लैरी के घर से लगभग 800 मील से भी ज्यादा दूर था। लेकिन सुजैन फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने उससे फिंगरप्रिंट एनालिसिस की मांग की। इस डिमांड से हैरान होकर जॉन को लगा कि उसके पास
छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए वे साबित करने के लिए चला गया कि उसकी ये कथित भतीजी सिर्फ पागल लड़की थी। लेकिन फिर वहां कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिस पर आपको कभी यकीन नहीं होगा। फ्रिट्ज की उंगलियों के निशान लैरी बेडर के सैन्य रिकॉर्ड में पाए गए उंगलियों के निशान से बिल्कुल मेल खाते थे। सभी उपायों में ऐसा लग रहा था कि असल में सुजैन का लंबे समय से खोया हुआ चाचा ही था वो, जो न जाने कैसे मरकर भी जिंदा था। जब लैरी को उसकी स्पष्ट पहचान के साथ पाया गया तो वो 37 साल का था और 7 साल पहले से गायब था, लेकिन उसने दावा किया कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। असल में ऐसा लगता है कि लैरी ने किसी तरह फ्रिट्ज जॉनसन के रूप में बड़े होने की ऐसी मनगढ़ंत मेमोरीज हासिल की थी जो कि 30 साल से भी ज्यादा पुरानी थी, जिसमें एक अनाथालय में पले बड़े होने की डिटेल्स भी शामिल थी। वो ना तो अपनी पत्नी मैरी लू को पहचानता था और ना ही अपने बच्चों को, और उसने फ्रिट्ज के रूप में अपने नए जीवन के दौरान असल में किसी दूसरी महिला से शादी भी कर ली थी। इसके अलावा लैरी ने अनजाने में खुद को कानूनी समस्याओं की जाल में फंसा लिया था, जिसमें उसकी दोहरी विवाहित स्थिति और लाइफ इंश्योरेंस राशि भी शामिल थी जो उसकी सो कॉल्ड विधवा को भुगतान की गई। इसलिए लैरी को बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा, ऐसे सवाल जिनका वो फिर कभी जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इस कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ बस आने वाला था। अपनी असली पहचान उजागर होने के ठीक 1 साल के बाद 16 सितंबर 1966 को लैरी की अचानक मृत्यु हो गई। इसकी प्रमुख थ्योरी यह है कि लैरी की मेमोरी एक ट्यूमर की वजह से लॉस हुई थी, जिसे उन्होंने 1961 में अपनी आंख के पीछे से हटवा लिया था, जो आखिरकार फिर से उभर आया और उसकी मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उसने भागने और नया जीवन शुरू करने के लिए मेमोरी लॉस का नाटक किया होगा। खैर जो भी हो, पर लैरी की अचानक मृत्यु का मतलब था इस सवाल का जवाब कि सच में उसकी याददाश्त चली गई थी या फिर वो सिर्फ एक धोखेबाज इंसान था। इसका जवाब अब हमें कभी नहीं मिलेगा। ड्रेन डिस्कवरीज। दोस्तों 21 जुलाई 2011 के शुरुआती घंटों में अजीब सी चीखों ने क्रिस्टीन नीव्स की नींद को तोड़ दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चीखें आ कहां से रही हैं। पर जब वो उठकर खिड़की के पास गई तो एकदम से डर गई। क्रिस्टीन ने कैलिफोर्निया के सेरेस में हेल अलोहा पे लगे हुए स्ट्रीट लैंप की रोशनी में 2 पैरों को हवा में अजीब तरह से छटपटाते हुए देखा। पर जब पुलिस अधिकारी उस घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो लड़खड़ाते पैर नशे में निहायती धोते एक ऐसे इंसान के धड़ से जुड़े हुए थे जो कि एक स्टॉर्म ड्रेन में सिर के बल गिरा हुआ था। वो इंसान 21 वर्षीय जेरेड मेडेरोइस था, बॉस, जो क्रिस्टीन द्वारा मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनने से पहले 40 मिनट से भी ज्यादा वहां फंसा हुआ था। गलती से फोन उस नाली में गिरने के बाद जेरेड उस तक पहुंचने की कोशिश करता रहा और नशे की हालत में फिर वो बेचारा वहीं पर फंस गया। लेकिन वो अकेला नहीं था जिसने खुद को नाली की गंदगी की ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन में फंसा हुआ पाया था। नॉर्वेजियन फायर डिपार्टमेंट को अगस्त 2016 में पब्लिक टॉयलेट में फंसे एक इंसान को बचाने के लिए कॉल आउट मिला था। हालांकि वहां एंटर करने पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई था ही नहीं कि तभी अचानक से फायर फाइटर्स ने शौचालय के कटोरे को पकड़ने वाले 2 हाथों को देखा और उसके अंदर फंसे इंसान के रोने की आवाज आ रही थी। ये बाथरूम दुर्घटना तक बढ़ी जब उस इंसान का फोन टॉयलेट सीट में गिर गया और उसे निकालने की कोशिश में सीट के पानी में मछली जैसे कूद गया। भाई अब भाई उसकी खुशकिस्मती का हो या फिर बदकिस्मती, ये वाला पर्टिकुलर शौचालय किसी भी सीवर से जुड़ा हुआ नहीं था और ये एक टैंक के टॉप पर एक ऐसे खुले छेद में थोड़ा सा ही ज्यादा था जिसे साल में सिर्फ एक बार साफ किया जाता था। छी यार, ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये काफी बदबूदार सिचुएशन रही होगी जनाब। उसे बचाने में 1 घंटे ज्यादा का टाइम लग गया और बंदा घुटने तक टट्टी में डूबा हुआ था, इंतजार कर रहा था। बाहर निकलने पर वो पूरी तरह से उल्टी में डूबा हुआ था। भाई वो शौचालय में फिट कैसे हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन बिना किसी की मदद से बाहर निकलना एकदम इम्पॉसिबल था मेरे भाई। बेचारा। टेकिंग द बेट्स। दोस्तों डॉक्टर बेट्स ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं थे जो रातों रात अपनी लाइफ को छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि जब 1902 में वो गायब हुए तब विलियम होरेशियो बेट्स अपने करियर के टॉप पर था। मतलब वो न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला एक अमीर आदमी होने के साथ साथ एक नामी गिरामी फिजिशियन भी था। लेकिन फिर भी एक दिन मानो जैसे वो हवा में गुम हो गए। उन्होंने बस अपनी पत्नी के लिए एक क्रिप्टिक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि उसे किसी बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा। संपर्क न होने की वजह से डॉक्टर बेट्स से जुड़े सभी लोगों ने उनके जिंदा होने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन तभी 6 हफ्तों के बाद उनकी पत्नी के पास एक रहस्यमय पत्र आया जिसमें दावा किया गया कि डॉक्टर बेट्स जैसी डिस्क्रिप्शन का एक आदमी लंदन में देखा गया। सुनने में नामुमकिन लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि डॉक्टर बेट्स जिंदा थे और वे चेरिंग क्रॉस अस्पताल में मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। ये जगह उनके गायब होने की जगह से लगभग 3,500 मील दूर थी। अस्पताल ने दावा किया कि उनके बेट्स एक मरीज के रूप में उनके पास आए थे और एक अज्ञात बीमारी से उभरने के बाद उन्होंने वहीं पर नौकरी करना शुरू कर दी। डॉक्टर बेट्स को दुबला पतला और धसी हुई आंखों वाला बताया गया और उन्होंने खुद को डॉक्टर को बताया कि अस्पताल आने से पहले वो कई हफ्तों तक भूखे रहे। ये एकदम निहायती अजीब बात थी, क्योंकि डॉक्टर बेट्स के पास अमेरिका में बैंक में इतना बैलेंस था कि वो बेसहारा भुखमरी की स्थिति में रहने के बजाय लंदन में आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। ये खबर सुनते ही डॉक्टर बेट्स की पत्नी ने समुद्र पार करके इंग्लैंड की लंबी यात्रा तय की। हालांकि श्रीमती बेट्स इस बात से खासी खुश थी कि आखिरकार उनके पति का पता चल गया, लेकिन दुख की बात यह है कि उनका रीयूनियन ऐसे हुआ
जैसा उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ ये कि जब उसने आखिरकार अपने पति को दोबारा देखा तो उसने ये कहते हुए उसको पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो उसे नहीं जानते थे। दरअसल जब डॉक्टर बेट्स शारीरिक रूप से पुनः प्रकट हुए थे तो उनके पिछले जीवन की सारी यादें बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। कई लोग दावा करते हैं कि बेट्स डिसोसिएटिव फ्यूग से गुजर रहे थे। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक इंसान अपनी सभी जरूरी और पर्सनल यादें खो देता है और वो एक नई अपनाई गई पहचान के तहत अपने जीवन को फिर से क्रिएट करने की कोशिश करता है, मानो जैसे वो उस ब्लैंक को फिल कर रहा हो। हालांकि ये देखते हुए कि नए डॉक्टर बेट्स कथित तौर पर अपनी अजनबी पत्नी से दूर जाने की कितनी जी तोड़ मेहनत करने पर डटे हुए थे, तो भैया ये भी मुमकिन है कि ये गायब होने वाला एक महज नाटक हो, क्योंकि 1993 में रिचर्ड हॉगलैंड ने भी अपनी दूसरी पत्नी और 2 बेटों को छोड़कर ऐसे ही बेवजह वो गायब हुए। फिर 20 साल के बाद ये पता चला कि रिचर्ड तलाक की कार्रवाई के दूसरे दौर से गुजरने से बचने के लिए एक नई पहचान के तहत एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए भाग गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर बेट्स ने भी ऐसा ही स्वार्थी निर्णय लिया हो? लेकिन डॉक्टर बेट्स कभी भी अपनी पत्नी के पास नहीं लौटे। उन्होंने अकेले ही एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक के रूप में अपना करियर जारी रखा। लेकिन भाई ये वाली स्किल उसे कैसे याद आ गई बताओ? तो ये सच में भूलने की बीमारी थी या फिर झूठे पति का झूठा खेल? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताना मुझे। गुफा वाली लड़की। अगस्त 2016 में एक यूट्यूबर एक्सप्लोरिंग विद जोश और उसके दोस्त वॉशिंगटन में माउंट सेंट हेलेन की एब गुफाओं को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो ये देखने के लिए कि वो कितनी दूर जा सकते हैं इस एंडलेस तंग गुफाओं के बीच से होकर ट्रैकिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो आगे क्या देखने वाले थे। एक तंग मार्ग से आगे बढ़ते हुए इस खोजकर्ताओं की फ्लैशलाइट ने अचानक ऐसा दृश्य देखा जिसका सच होना असल में नामुमकिन सा था। गुफा की अंधेरी सुरंगों में से एक अंदर छोटी सी लड़की छिपी हुई थी। उसके पास कोई टॉर्च नहीं थी और वो गुफा की सुरंगों के अंधेरे से डरी हुई लग रही थी। वो लड़की अंग्रेजी नहीं बोलती थी, लेकिन शुक्र है कि उसके माता पिता को गुफा में दूसरी जगह ढूंढने के बाद जोश और उसकी कंपनी ने इस डरे हुए परिवार को फिर से एक साथ मिला दिया। हालांकि वो लड़की उस घने अंधेरे में कैसे और क्यों भटक रही थी इसका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन शुक्र है कि जोश उन अंधेरी गुफाओं के 2.4 मील के विस्तार के आसपास सैकड़ों गुफाओं में से एक में उसे ढूंढने में कामयाब रहा और उसने उसे नई जिंदगी दे दी। अगर उन्होंने और उनकी टीम ने उसे नहीं ढूंढा होता तो वो शायद दुनिया के उन इंसानों की लिस्ट में शामिल हो गई होती जो फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाए थे। छोटे बच्चे का टेलीपोर्टेशन। एना थोरपे AKA टेलीपोर्टिंग टॉडलर का किस्सा 4 मई 1950 को शुरू हुआ। एना सुबह लगभग 11:30 बजे पेंसिल्वेनिया के डनबार में अपने घर के आंगन में खेल रही थी, लेकिन जब उसकी मां ने इस छोटी लड़की को तेज चीखते हुए सुना तो वो बाहर भागी और वहां जाकर उसने देखा कि उसकी 2 साल की बच्ची वहां से गायब हो चुकी थी। उसके लापता होने के दूसरे दिन तक 400 लोग उसकी तलाश में थे और जब उसकी मिलने की खबर आई वो अखबार में छपी हुई थी तो उसकी प्रतिक्रिया राहत और कंफ्यूजन का मिश्रण थी। एना को एक खेत में बैठा हुआ पाया गया, जो कि भैया सुनने में इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन ये उसके लोकेशन का मार्ग था जो कि असल में रहस्य बना हुआ था। नहीं, एना को जिस जगह पर पाया वहां तक पहुंचने का एकमात्र तरीका पता है क्या था? उस 2 साल की बच्ची को पूरे 2 मील की दूरी तय करने के साथ साथ कई कटीले तारों की बाढ़ से होकर गुजरना था। पुलिस इस मल्टीपल फेंस की गुत्थी से पूरी तरह से चकरा गई और उसका इकलौता लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये था कि उसने जानबूझकर उसको वहां पर रखा गया। पुलिस के ये कहने के बावजूद कि उसके पास ये मानने का कोई कारण नहीं है, एना के दोबारा प्रकट होने में कुछ भी संदिग्ध था, पर इसकी संभावना था कि उसका अपहरण करके बाद में उसको वहां छोड़ दिया गया। इससे उसकी मां द्वारा सुनाई गई चीख की एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है। और ये देखते हुए कि एना अपने बचाव दल के आने से डरी हुई लग रही थी। ये दुखद है कि उसके साथ उन अजनबियों ने बुरा व्यवहार किया होगा जो उस थ्योरी के हिसाब से उसको ले गए थे। हालांकि ये देखते हुए कि वो बिना किसी चोट के सुरक्षित थी और स्वस्थ पाई गई, असली सवाल यह है कि वो ऐसी असंभव जगह पर पहुंची कैसे। आगे की जांच फिर कभी भी नहीं की गई। एना के लिए ऐसी बच्ची नहीं जो पूरी तरह से ऐसी असंभव जगह पर पहुंची हो। सिर्फ 2 साल की उम्र में रोवन ग्रिफिन भी रिचमंड न्यू हैम्पशायर में अपनी दादी के घर पर एक पारिवारिक पार्टी में ऐसी बेवजह गायब हो गई थी। 9 अक्टूबर 2010 को दोपहर लगभग 3 बजे रोवन को बाहर एक बिल्ली का पीछा करते हुए देखा गया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। जब रात 2 बजे बच्चे के जूते पार्टी की जगह के पास लावारिस पाए गए तो चीजें खासी अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि खोजकर्ताओं ने आखिरकार पास के दलदल से दूर आने तक वाली चीखें सुनी, जिससे उनके सामने सच को एक चौंकाने वाला दृश्य आ गया। वहां दलदल के बीचों बीच जिस पार्टी से वो गायब हुआ था उसने 3 मील दूर खोजकर्ताओं ने रोवन को देखा। वो डरा हुआ था, अपने नीले होंठ और कांपते हुए अंगों के साथ वो पानी के ऊपर एक पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था। बचाव कर्मियों का बच्चे तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता दलदली से भरी हुई पानी में से होकर गुजरना था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि 2 साल का छोटा बच्चा बिना तैरने की क्षमता के किनारे से इतना दूर कैसे पहुंच गया। शुक्र है कि लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए अधिकारियों ने घटना की आगे जांच नहीं की, जिससे ये जवाब कभी नहीं मिल पाया कि वो वहां तक पहुंचा कैसे। क्या वो किसी तरह डूबने से बचते हुए वहां पर भटक गया था, या उसे कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति वहां पर ले गया था, या दलदल की गहराई से जन्मी कोई बुरी आत्मा वहां ले गई थी। मेरे दिमाग में आयरलैंड के काउंटी विकलो में से एक दलदल में मिली इस मूर्ति कला जैसी डरावनी तस्वीरें दिमाग में आती है, लेकिन मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आके बताएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था।
गैब्रियल नाज। दोस्तों, छोटे रोवन और एना के मामलों की तरह लगभग 75% लापता लोग उनके लापता होने के पहले 24 घंटों के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन हमारे अगले लापता इंसान के मामले मुझे यकीन नहीं है कि क्या ज्यादा अजीब है, लेकिन ये कहां पर पाया गया था या फिर वो कि कितने समय से वो गायब था। 22 जनवरी 1987 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया से कुछ ही दूरी पर एक सड़क के किनारे एक लावारिस जली हुई कार नजर आई। वो कार गैब्रियल नाज की थी, ऐसा इंसान जो पिछले दिन दोपहर के खाने के लिए घर जाते समय लापता हो गया था। गैब्रियल के लापता होने के 20 सालों से ज्यादा के बाद एक अंतिम जांच शुरू की गई, जिसमें इस 2 बच्चों के पिता को कानूनी रूप से मृत घोषित किया जाना था। हालांकि निर्धारित पूछताछ से 2 हफ्ते पहले वरिष्ठ कांस्टेबल जॉर्जिया रॉबिन्सन ने कुछ पुख्ता खोजने का एक आखिरी प्रयास किया और उसने कुछ ऐसा पाया जो कि निश्चित रूप से पुख्ता था। बॉस, मेडिकल रिकॉर्ड की स्टडी करते हुए जॉर्जिया ने मैके क्वींसलैंड में रहने वाले रॉन सॉन्डर्स नाम के इस एक इंसान से संबंधित मेडिकेयर का डेटा का खुलासा किया। इन दस्तावेजों को स्कैन करते हुए जॉर्जिया ये जानकर हैरान रह गई कि रॉन नाम के इस बंदे का एक और भी नाम था, गैब्रियल नाज। जहां वो गायब हुआ था वहां से 1000 मील से ज्यादा की दूरी पर गैब्रियल नाज 23 सालों के बाद खोजा गया और उस समय तक पूरी तरह से एकदम अलग आदमी बन गया था। गैब्रियल ने दावा किया कि उसके पास सिडनी में अपने परिवार के साथ बिताए गए जीवन की कोई याद नहीं है और उसने पिछले 20 सालों से असमंजस की स्थिति में वक्त बिताया है। उसे बीच पर सोने और समुद्र तटों पर डेरा डालने के धुंधले हुए सपने आते हैं। आखिरकार गैब्रियल, जिसने एक स्ट्रीट नेम रॉन को अपनाया था, उसको एक पादरी बैरी हेहो ने खोजा, जिसने उसे अपने चर्च के केयरटेकर के रूप में नौकरी दी थी। जब कांस्टेबल रॉबिन्सन की जांच करने के बाद गैब्रियल को फिर से खोजा गया तो उसके सिर के पीछे एक गहरे निशान के कारण पुलिस ने यह थ्योरी दी कि यही चोट गैब्रियल की भूलने की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। क्या गैब्रियल की मेमोरी लॉस के लिए कोई हिट एंड रन वाला वाहन जिम्मेदार हो सकता है, जिसकी हिंट हमें उसकी जली हुई कार से मिलती है, या फिर कुछ और है इसकी वजह? फिलहाल ये सवाल सबके लिए एक पहेली बना हुआ भाई। चट्टान के किनारे की आपदा। आपने शायद वो मुहावरा सुना होगा, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, लेकिन हमारी अगली असंभव अपीयरेंस के लिए इस फ्रेज ने लिटरल रूप ले लिया था। बॉस, फरवरी 2022 में आर बाबू नाम का एक इंसान उसको एक खड़ी चट्टान के बीच में एक छोटी सी दरार में फंसा हुआ पाया गया, लेकिन सवाल यह था कि वो वहां पर पहुंचा कैसे। बाबू दक्षिण भारत के मालमपुझा में चेराड हिल पर चढ़ रहा था, लेकिन जब उनके दोस्तों तक इस मुश्किल शिखर तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास छोड़ दिया, तब भी इस साहसी बाबू ने अपने टशन को दिखाने का सोचा। टॉप से थोड़ी ही नीचे बाबू ने अचानक अपनी पकड़ खो दी और वो चट्टान से चट्टान नीचे फिसलने लगा। लेकिन बॉस, तभी अचानक से चमत्कारिक रूप से इस 23 साल के इंसान की जिंदगी को एक नया जन्म और सहारा मिला। चट्टान के एक डिप से, जी हाँ, उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके आसपास नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस तक पहुंचने के कई असफल प्रयासों के बाद बाबू को आखिरकार चट्टान पर 48 घंटे तक रहने के बाद जैसे तैसे बचा लिया गया। वो अपने पैर पर फिर से ठोस जमीन पर रखने के लिए खुश था, लेकिन बॉस, मुझे लगता है कि बाबू दोबारा अपने दोस्तों के साथ टशन मारने से पहले दोबारा सोच लेगा। बिना पैडल के। अगर आपके पसीने चट्टानी आपदा को देखकर छूटने लगे तो बहुत सुनिए, वो बस शुरुआत थी। 10 जून 2021 को टेक्सास के ऑस्टिन शहर में शहर के पर्यटक लेडी बर्ड झील को देखकर एकदम दंग रह गए, क्योंकि वहां रिजर्वायर के स्लिपवे के किनारे पर एक छोटी सी नाव थी जिसमें भयभीत पर्यटकों की एक चौकड़ी बैठी हुई थी। उनके बेवकूफ नाविक द्वारा आगे भारी गिरावट की चेतावनी देने वाले अनगिनत सुरक्षा प्लावों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहने के कारण ऐसा लग रहा था कि वो नाव बस किसी भी पल किनारे से गिर जाएगी। आपातकालीन सेवाओं को तेजी से ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, इसलिए इस जहाज को जल्द ही एक पुलिस नाव से जोड़ दिया गया, जिसने उसे इस किनारे से दूर खुले पानी में वापस खींच लिया। मौत के मुंह से ऐसे बाल बाल बचने के बाद मुझे उम्मीद है कि इन बेवकूफ नाविकों ने अपने लिए लॉटरी टिकट जरूर खरीद ली होगी, क्योंकि भैया वो तो किस्मत के धनी है यार। विचेल्म बेला। वो ब्रिटेन में 18 अप्रैल 1943 का युद्ध का समय था, जब 4 छोटे लड़के मस्ती के लिए बर्मिंघम शहर से लगभग 12 मील दूर वॉसेस्टायर में हेगले हॉल एस्टेट के जंगलों में बेखौफ होकर चले गए। कुछ देर टहनियों में फंसने और उनसे मौज मस्ती करने के बाद इन लड़कों में से एक बॉब फार्मर ने घने जंगल में एक विशाल विचेल्म को देखा। जंगली पक्षियों के अंडे पाने की उम्मीद के साथ बॉब ने फटक से उस डरावने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और उसने तुरंत वहां पर विचेल्म के खोखले ट्रक के बीच कुछ सफेद और गोल चीज को झांकते हुए देखा। ये सोचते हुए कि उसने जैकपॉट मिल चुका है, बॉब बड़ी सावधानी से अपना पुरस्कार पाने के लिए वहां पर अंदर पहुंचा, लेकिन जिस पक्षी के अंडे की वो उम्मीद कर रहा था, वो उसके बजाय बॉब को वहां एक इंसानी खोपड़ी मिली। भाई साहब, इसके बाद अपने माता पिता और पुलिस के सामने हेगली वुड में उसकी घबराहट भरी खोज का खुलासा हुआ। बाकी जांचकर्ताओं ने उस पेड़ की खोपड़ी को खोजा, उन्हें इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीजें मिली। उस पेड़ के अंदर लगभग एक पूरा इंसानी कंकाल था। उसके साथ साथ वहां एक जूता, शादी के सोने की अंगूठी और कपड़ों के टुकड़े भी थे। फॉरेंसिक परीक्षणों से पता चला कि वो अवशेष लगभग 35 साल की उम्र की एक महिला के थे, जो कि कम से कम अक्टूबर 1941 से पेड़ के अंदर ही थी। लेकिन वो कौन हो सकती है? इसका कोई सुराग नहीं मिलने के कारण ये मामला एकदम से ठंडा पड़ गया। लेकिन इसके 8 महीने के बाद दिसंबर में बर्मिंघम के अपर डीन स्ट्रीट में एक दीवार पर रहस्यमय ग्राफिटी दिखाई दी, जिस पर लिखा था, बेला को विचेल्म के अंदर किसने रखा था? हेगले वुड। पुलिस ने फटक से मिसिंग इंसानों के केस खंगाले और वो बेला नाम की औरत की तलाश में जुट गए। कोई सफलता नहीं मिली। कुछ लोग आज कहते हैं कि बेला के शरीर को उस जगह जादू टोने की जगह के सबूत के तौर पर रखा गया होगा, या फिर उससे भी किसी अजीब अकल्ट मोटिवेशन के लिए। डराओ मत यार, इससे पहले कि आधुनिक डीएनए परीक्षण उसकी हत्या या कोई दूसरा सच सामने ला पाते, बेला के अवशेष उसके शव परीक्षण के तुरंत बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन अगर वो दोबारा कभी सामने आते हैं तो हमें आखिरकार
बार इसका जवाब मिल सकता है कि बेला असल में कौन थी और वहां कैसे हेगलीवुड के विचेल में वो पहुंच गई। ट्रंक में फंसा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि विचेल में बेला की कहानी ने आपके दिमाग में ऐसा घर कर लिया है कि अगली बार जब भी आप किसी डावने पेड़ को देखेंगे तो आपको वही याद आएगी। घबराओ मत, पेड़ की छाल में फंसा हुआ किसी मरे इंसान का घिनौना चेहरा ही नहीं है ये बस इसका सड़ा हुआ हिस्सा है और ये वाला एक असामान्य रूप से इंसान जैसा रूट नेटवर्क है भाई। लेकिन क्या किसी इंसान ने सच में खुद को पेड़ के बीच में फंसा हुआ पाया? खैर, 2011 में एक ऐसा लग रहा था मानो विचेल का इतिहास खुद को दोहराने के लिए लगभग तैयार है। मतलब इस सफेद बालों वाले बेवकूफ इंसान को 25 अक्टूबर 2011 की सुबह कैलिफोर्निया के लागुना हिल्स में एक पेड़ के तने के अंदर फंसा हुआ देखकर फायर फाइटर्स अपने जैसे होश खो बैठे। उन्हें इस पागल आदमी को आजाद करने में 90 मिनट लगे, जिसने जमीन से लगभग 5 फीट नीचे खोखले पेड़ के तने में पता नहीं किस वजह से खुद को फंसा लिया था। पर वो किस तरह वहां पहुंचा? देवियों सज्जनों, सुनिए, आप जो देखने जा रहे हैं वो दोस्तों के बीच में मंदबुद्धि मूर्खता का एक प्रमुख उदाहरण है। मेरा मतलब है कि उनके दोस्त ने उससे $100 की शर्त लगाई कि वो इस पेड़ में फिट नहीं हो पाएगा। बढ़िया काम किया भाई, लेकिन इसमें साबित क्या करना चाहते थे तुम? ग्रीस से लादा हुआ। दोस्तों, 13 दिसंबर 2018 की सुबह थी। अभी घड़ी पर 9:30 बजने वाले थे जब कैलिफोर्निया के सैन लोरेंजो में एक चीनी भोजनालय के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगी। जांचकर्ताओं ने मदद के लिए गूंजती चीखों को फॉलो करना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट की छत पर आवाज का पता लगाते हुए उन्होंने पाया कि जैसे जैसे वो शीट मेटल ग्रीस डक्ट के पास पहुंच रहे थे, वो चीखें और तेज होती जा रही थी। वैन खोलकर उन बचाव कर्मियों ने देखा कि हाथों की एक जोड़ी पूरी तरह से काले तेल में सनी हुई ऊपर की तरफ थी। ग्रीस डक्ट का इस्तेमाल कड़ाही और डीप फ्रायर समेत कमर्शियल खाना पकाने के उपकरणों से आने वाले वेपर को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। तो उसके अंदर का आदमी न केवल क्लस्ट्रोफोबिक के सबसे बुरे सपने में गुजर रहा था, बल्कि उसने अपना पूरा समय भद्दे बदबूदार खाना पकाने वाले ग्रीस को सूंघकर और मलकर ही बिताया था। बाद में पता चला कि ग्रीस से लदे इस आदमी का ईमान भी ठीक नहीं था बॉस, और असल में वो रेस्टोरेंट में चोरी के इरादे से घुसा था। हाल ही में बंद किए गए इस बिजनेस रेस्टोरेंट में बचाए जाने से पहले इस बेचारे चोर ने पूरे 2 दिन तेल चिप के अंधेरे में डूबे हुए बिताए थे। मैं नहीं जानता कि क्या ज्यादा बुरा है, 2 दिन तेल में बिताना या बचाए जाने के कुछ ही मिनटों के बाद हथकड़ी लगाए जाना। तो आपके अनुसार इनमें से कौन सी इम्पॉसिबल जगह खोजे जाने के लिए सबसे ज्यादा खराब जगह होगी? और क्या आपके पास इससे भी ज्यादा विचित्र स्थानों पर पाए जाने वाले लोगों की कोई ऐसी कहानी है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।